नमस्कार साथियों, स्टडी टाइम में सभी का स्वागत है। अब देखिए, पिछले वीडियो में आपने ये देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यानी अंग्रेज़ों का शासन भारत में स्थापित हो गया है और ये शासन जो है भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के माध्यम से ये भारत पे नियंत्रण और शासन किया जा रहा है। पिछले वीडियो में मैंने लॉर्ड विलियम बेंटिक तक समाप्त कर दिया था और साथियों वो आप वीडियो खोल के, मुझे आशा है कि आपने खोल के देखा होगा, उसे सुना होगा। आज विलियम बेंटिक के आगे हम बढ़ते हैं कि आगे कौन कौन से गवर्नर जनरल हुए और उनकी क्या उपलब्धियां रहीं। देखिए साथियों, यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ पर दो तरीके के काम चल रहे हैं। यहाँ आप जब अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पे दो तरीके के अंग्रेज़ों के द्वारा काम चल रहे हैं। पहली बात तो ये कि ईस्ट इंडिया का कंपनी अभी स्थापित है। जो भारत का गवर्नर जनरल है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का आदमी होता है। दूसरी तरफ ब्रिटेन से कानून बनके जो आ रहे हैं उसे ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित किया जा रहा है, नियंत्रित करने का काम किया जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भी कंट्रोल किया जाए। और तीसरी बात इसमें यह देखने को आती है कि जो ब्रिटिश भारत है उसका विस्तार किया जा रहा है। ब्रिटिश भारत का विस्तार किया जा रहा है और ब्रिटिश भारत के विस्तार के साथ साथ भारत में आधुनिक भारत की बुनियाद भी अंग्रेज़ों के द्वारा रखी जा रही है। सामाजिक सुधार पर जो धर्म सुधार है और सामाजिक सुधार है और आधुनिक भारत जो नई नई चीज़ें खोज हो रही हैं, ब्रिटेन में खोज हो रही हैं, उनको भारत में भी लाया जा रहा है। और यहाँ पर जो नाना प्रकार की जो हमारे देश में जो भारत में समस्याएं थीं, उन पर कानून बना करके ऐसी समस्याओं पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तो एक तरफ ब्रिटिश भारत को बढ़ाया जा रहा है, लड़ाई लड़ करके, उसको युद्ध करके या शांति से ब्रिटिश भारत को विस्तार दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ भारत में सामाजिक सुधार के लिए कानून भी बनाए जा रहे हैं और आधुनिक भारत बनाने के लिए नई नई जो खोजें हो रही, जो वैज्ञानिक खोजें हो रही, जो मनुष्य के लिए लाभकारी हैं, उनकी स्थापना भी की जा रही है। आइए साथियों, अब विलियम बेंटिक से आगे चलते हैं। आगे कौन से भारत के गवर्नर जनरल? लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड का जो शासनकाल है वो 1836 से 1842 तक का माना जाता है, यानी 4-2-6 वर्ष। इसी प्रकार से गवर्नर जनरल कोई 6 वर्ष है तो कोई 4 वर्ष है तो कोई 8 वर्ष है, इस तरीके से यही इनका कार्यकाल रहता था। तो लॉर्ड ऑकलैंड के 6 वर्ष के शासनकाल में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी उपलब्धि नहीं है। केवल एक घटना इनके शासनकाल में हुई, प्रथम अफगान युद्ध। 1838 से 1842 तक चला प्रथम अफगान युद्ध अंग्रेज़ों से हुआ। तो इनके कार्यकाल की कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड के आगे नाम आता है लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो, इनका शासनकाल जो है 1842 से 1844 तक रहा, यानी 2 वर्ष का शासनकाल रहा। लेकिन 2 वर्ष के शासनकाल में भी महत्वपूर्ण उपलब्धि इनकी जुड़ी हुई है। ये कौन सी उपलब्धि है कि सिंध को पूरी तरीके से जीत करके ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया और सिंध को जीतने के लिए एक सैनिक टुकड़ी के साथ अपने कुशल सेनानायक चार्ल्स नेपियर को भेजा गया और चार्ल्स नेपियर ने अपने कुशल नेतृत्व का परिचय देते हुए सिंध को पूरी तरीके से जीत लिया और उसको ब्रिटिश भारत में मिला लिया। तो सिंध की स्वतंत्रता की घोषणा लॉर्ड एलन बरो ने की, सिंध को मिला लिया गया। और दूसरी जो घटना है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि भारत में नाना प्रकार की सामाजिक बुराइयां थीं, क्या क्या गिनाएं, कैसे गिनाएं, कोई गिनती नहीं है। अब देखिए, इनके शासनकाल में दास प्रथा का अंत कर दिया गया 1843 में। दास प्रथा, हमारे देश में दास बनाए जाते थे, खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे। दास प्रथा का लॉर्ड एलन बरो ने अपने 2 वर्ष के शासनकाल में 1843 में दास प्रथा का कानून बना करके उसको बंद कर दिया, समाप्त कर दिया कि अब दास बेचे और खरीदे नहीं जाएंगे। साथियों, भारत के संविधान में भी इसका पूरी तरीके से
प्रावधान किया गया है कि मतलब जो है दास प्रथा का अंत किया गया। ये पहले लॉर्ड एलिनबरो भी कर चुके हैं। होता क्या है कि कानून बन जाते हैं, लेकिन हमारे देश में जो परंपराएं हैं वो कानून बनने के बाद भी चलती रहती हैं और धीरे धीरे इनको सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं समाप्त होने में। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। तो कानून देखिए कब बन गया, लेकिन दास प्रथा फिर भी चलती रही होगी और तभी भारत के संविधान में इसकी ज़रूरत पड़ी, इसको प्राविधान करने की। अब देखिए, मैंने बताया कि दास प्रथा का अंत 1843 में और सिंध को पूरी तरीके से ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। ये एलिनबरो का शासनकाल था। इसके बाद अगले हैं लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 तक का इनका शासनकाल है और इनके शासनकाल की जो मुख्य विशेषता है वो प्रथम अंग्रेज़ों और सिखों से युद्ध हुआ। 1846 में, और इनके शासनकाल की जो प्रसिद्ध संधि थी वो लाहौर की संधि 1846 में मानी जाती है। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में लाहौर की संधि, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो सबसे जैसा कि ये हमारे देश में क्या क्या अभी दास प्रथा का अंत अभी हुआ, और अब देखिए लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में नर बलि, यानी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पत्थर के देवी देवता बना के खड़े कर दिए, विशालकाय डरावने, और उनके तंत्र मंत्र और उनके तमाम पूजा पाठ होने लगी, और फिर इंसानों का गला काट करके उनको चढ़ाया जा रहा। किसी बच्चे का चढ़ाया जा सकता है, किसी लड़की का, कुंवारी लड़की का चढ़ाया जा सकता है, गला काट के उसकी बलि दी जा सकती है। किसी इंसान की, गरीब तबके के लोगों को उनको पकड़ लाए और उनको गला काट के चढ़ा दिया देवी देवताओं पर। ये नर बलि प्रथा थी हमारे देश में। नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया लॉर्ड हार्डिंग ने। अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का यह देश रहा है। तो अब इसके बाद अगला जो शासनकाल आता है, इनकी भी दो ही खास तौर से उपलब्धियाँ, एक लाहौर की संधि और दूसरा नर बलि प्रथा जुड़ी हुई है, लॉर्ड हार्डिंग। अगले जो हमारे बहुत ही प्रसिद्ध भारत के जो गवर्नर जनरल हैं, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल आता है, और निश्चित रूप से ये लॉर्ड डलहौजी जो है हमारे आधुनिक भारत के निर्माण में एक मील का पत्थर साबित हुए। हालांकि इनको भारतीय जनमानस में नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता है, वो इसलिए कि इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उसमें राज्य हड़प नीति की बड़ी निंदा की गई। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के गवर्नर जनरल है, एक तरफ मैंने बताया कि ब्रिटिश भारत का निर्माण हो रहा है और उसका विस्तार किया जा रहा है, तो उसी विस्तार की नीति में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी शामिल था। लॉर्ड वेलेस्ली ने भी किया। शुरू से ये होता चला आ रहा है अंग्रेज़ों के द्वारा, तो भारत को जीता जा रहा है और एक भारत का एकीकरण हो रहा है। मैं तो इसको गलत नहीं समझता। जो बिखरा हुआ भारत है, जो छोटी छोटी रियासतों में है, जो जिनके अंदर द्वेष है, जिनके अंदर घृणा है, नफरत है, ऐसे लोगों को, छोटी छोटी रियासतों को, उनको मिला करके एक भारत का निर्माण किया जा रहा है। तो मेरी नज़र में तो अच्छा है। और यहाँ पर केवल लॉर्ड डलहौजी को एक नकारात्मक दृष्टिकोण से ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसके द्वारा जो भारत में काम किए गए उसकी भी सराहना की जानी चाहिए। आइए देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी जो एक प्रसिद्ध भारतीय गवर्नर जनरल है भारत में, उसके क्या कारनामे भारत में रहे। सबसे पहले इसका कार्यकाल 1848 से 1856 तक का माना जाता है, यानी कहने का मतलब 8 बरस अच्छा खासा कार्यकाल रहा। अब देखिए, पहला कार्य जो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ कि दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ। 1848 से 49 तक चला दूसरा आंग्ल सिख युद्ध। इसके बाद अगला बर्मा को अधिग्रहण करके उसको ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया 1852 में। बर्मा को, जो आज दूसरा देश है, बर्मा का अधिग्रहण करके ब्रिटिश भारत में उसको मिला लिया गया। इसके बाद जिसके लिए ये जाने जाते हैं, कुख्यात कह लीजिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको आप व्यपगत का सिद्धांत भी कहते हैं और जिसको राज्य हड़प नीति भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये सिद्धांत जो है डलहौजी का प्रसिद्ध सिद्धांत है, और इस सिद्धांत के अंतर्गत 9 देशी रियासतों को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। और उसमें आप ये भी जानते हैं कि एक कानून
डलहौजी के द्वारा बनाया गया कि भाई अगर किसी रियासत के राजा के अगर कोई पुत्र नहीं है तो वो मतलब जो है पुत्र गोद लेने के लिए उसे गवर्नर जनरल से परमिशन लेनी पड़ेगी। झांसी की रानी का भी उसमें उसने विद्रोह किया तो उसका भी नाम इसमें आता है। तो इस तरीके से मतलब 9 देसी रियासतें ऐसी थीं जिनको ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। तो ये इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये एक सिद्धांत तो इन्होंने मतलब एक और बड़े स्तर से ब्रिटिश भारत का मतलब एकीकरण किया। भारत का जो छोटी छोटी रियासतें थीं जो अलग अलग थीं उनको एक भारत यानी उसका राजनीतिकरण किया, उसका एकीकरण किया, यानी राजनीतिक एकीकरण किया। अब इसके बाद देखिए शिक्षा पर एक बहुत बड़ी योजना, भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत कैसे हो, तो चार्ल्स वुड डिस्पैच योजना 1854 में ये लाए। चार्ल्स वुड डिस्पैच योजना 1854 में लाए, जो मतलब आधुनिक शिक्षा की बुनियाद भारत में डालने के लिए। इसके बाद देखिए इनका जो अगला कारनामा है वो शिमला को ग्रीष्मकालीन इन्होंने राजधानी बनाया और ये गर्मियों में वहाँ चले जाते तो वहीं से सारे देश का प्रशासन मतलब संचालित होता था शिमला में। और आज भी वहाँ डलहौजी नामक स्थान है, उसका नाम ही डलहौजी है, आप जानते होंगे, हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद अगला जो आधुनिक भारत की, जैसा कि मैंने बताया कि आधुनिक भारत की बुनियाद पड़ रही है, पहले से ही पड़ती चली आई है। तो इसी कड़ी में बम्बई से लेकर थाने तक भारत में पहली बार 1853 में रेलवे लाइन बिछाई गई। बम्बई से थाने तक 1853 में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई। और इसके साथ ही साथियों लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना डलहौजी के शासनकाल में हुई, जिसको संक्षेप में PWD कहते हैं, लोक निर्माण विभाग। अब देखिए अगला क्या है, डाकघर अधिनियम आया। डाकघर अधिनियम 1854 में भारत में आया, डलहौजी के शासनकाल में ही आया। अगला रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई भारत में। मतलब रुड़की में एक इंजीनियरिंग कॉलेज यानी बिल्कुल प्राविधिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा की स्थापना की गई। आज भी साथियों आप जानते हैं कि रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज एक बहुत ही भारत की नामी गिरामी संस्था है और बहुत पुरानी संस्था है। ये उस समय बुनियाद लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में रुड़की इंजीनियरिंग की पड़ी थी। अब देखिए इसके बाद डायमंड हार्बर से लेकर के और कलकत्ता के बीच प्रथम टेलीग्राम, मतलब आपसी विचार विमर्श करने के लिए, चूंकि अब ब्रिटिश भारत बहुत बड़ा हो चुका है तो कोई संदेश भेजना है तो वो संदेश मतलब एक कोने से दूसरे कोने में भेजने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा, इसलिए टेलीग्राम की लाइन बिछाई गई। कहाँ से? डायमंड हार्बर से लेकर के कलकत्ता के बीच, क्योंकि अभी राजधानी जो अंग्रेजों की है वो कलकत्ता ही है, अभी ट्रांसफ़र नहीं हुई है। तो इसलिए अपने संदेशे भेजने के लिए और प्रशासनिक जो निर्णय हैं और आदेश है उनको और कन्वर्सेशन करने के लिए वो जो है टेलीग्राम लाइन बिछाई गई डायमंड हार्बर से कलकत्ता के बीच में। ये साथियों जो है ये डलहौजी का इतनी बड़ी विशेष कारनामे इनके शासनकाल में रहे। तो डलहौजी अपने सुधारों के लिए और अपने ब्रिटिश भारत के विस्तार के लिए जाने जाते हैं। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक का कार्यकाल, यानी 6 वर्ष का कार्यकाल। लॉर्ड कैनिंग का बड़ा महत्व है साथियों। इनके महत्व को समझ लेते हैं कि 1856 में ये मतलब गवर्नर जनरल बन करके भारत के आए और 1856 में एक इन्होंने बड़ा काम किया, एक कानून बनाया, जैसे कि सामाजिक बुराइयों पे अंग्रेज़ों के द्वारा कानून बनाए जा रहे हैं और उनको प्रतिबंधित किया जा रहा है, जो मानवता की विरोधी हैं, जो मानवता की विरोधी हैं ऐसी परंपराएं। अब ये कौन सी एक मानवता की विरोधी है? ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह का कराना। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून जो है 1856 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में बना। यानी जो हिंदू महिला हैं और जिनके पति नहीं रहे, मर चुके हैं, वो और नई उम्र में ही मर चुके हैं, तो वो अपनी दूसरा विवाह कर सकती हैं और अपनी ज़िंदगी को अच्छे ढंग से जी सकती हैं। और पहले क्या था कि हमारे देश में अगर उसका पति मर गया
तो वो दूसरा विवाह नहीं करेगी और उसके सर के बाल मुड़ा दिए जाएंगे, वो अशुभ मानी जाएगी और वो अच्छे कार्यों में भाग नहीं ले सकती है। उसका जीवन बिल्कुल नारकी कर दिया जाता था। तो 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने अपने शासनकाल में हिंदू विधवा विवाह अधिनियम बनाया और इसमें हमारे देश के ईश्वरचंद विद्यासागर ने भी आंदोलन चलाए। ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास इसमें सराहनीय हैं और कानून बनाने का काम लॉर्ड कैनिंग ने किया 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह। अब देखिए, इसके बाद हम इसमें एक चीज़ और देखेंगे कि 1857 में इन्हीं के शासनकाल में विद्रोह हुआ, प्रसिद्ध विद्रोह हुआ। 1857 का विद्रोह इनके शासनकाल में हुआ, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। और 1857 के विद्रोह को फिर बड़ी मुश्किल से दबाया जा सका और 1857 में ही, मतलब आप देखिए कि भारत में एक और भी बहुत बड़ा कारनामा हो रहा था कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में, इन 3 प्रेसिडेंसियों में उच्च न्यायालय बनाए जा रहे थे, हाई कोर्ट बनाए जा रहे थे, हाई कोर्ट की स्थापना मतलब की जा रही थी, तो तीनों प्रेसिडेंसी में। अब इसके बाद 1857 का विद्रोह जब हुआ, विप्लव हुआ और बहुत बड़े स्तर से ये विद्रोह हुआ, अंग्रेज़ों के खिलाफ था, तो इसमें उधर कंपनी भी भारत में ही नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के लोगों में भी उसकी बुराई होने लगी थी और उसकी निंदा की जाने लगी थी। तो उसको धीरे धीरे ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से जो अधिनियम बन के आ रहे थे, ये धीरे धीरे उसको कंट्रोल किया जा रहा था। अब देखिए, जब ये 1857 का विद्रोह हुआ तो उसे बहुत बड़ा बहाना मिल गया ब्रिटिश क्राउन को और बहुत बड़ा रीजन ये था। और 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, उसमें कंपनी के शासन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया और लॉर्ड कैनिंग को क्राउन का प्रतिनिधि घोषित किया गया। यानी ब्रिटेन की जो साम्राज्ञी हैं उनका प्रतिनिधि, यानी प्योर सरकारी पद। तो पहले ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे, लेकिन 1858 के एक्ट में लॉर्ड कैनिंग को क्राउन का प्रतिनिधि बनाया गया। अब इनको वायसराय कहा जाएगा, अब गवर्नर जनरल नहीं कहा जाएगा। तो ये ब्रिटेन की महारानी के प्रतिनिधि के रूप में भारत में शासन अब ये करेंगे 1800 एक्ट के बाद। तो अब देखिए, अब ये गवर्नर जनरल के पद समाप्त हो गए, वायसराय आ गए। अब देखिए, इनको जो कहा जाता है, इन्होंने मतलब 1858 का जो ब्रिटेन से एक्ट बना उसमें कंपनी के शासन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। अब इसके बाद ये भारत परिषद अधिनियम 1861, मैंने बहुत पहले वीडियो इसमें बनाया था जब मैं भारत में कानून के शासन की स्थापना कर रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि 1861 का भारत शासन जो अधिनियम है, इसमें भारत में संसद की बुनियाद पड़ी थी, संसदीय व्यवस्था की बुनियाद पड़ी थी इस 1861 के अधिनियम में। और ये किसके शासनकाल में आया? ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में आया, 1861 का भारत परिषदीय अधिनियम। अब इसके बाद अगले जो हमारे भारत के गवर्नर जनरल हैं वो जॉन लॉरेंस हैं। जॉन लॉरेंस का शासनकाल है 1864 से 1869 के बीच। तो यानी 1864 5 साल का शासन है, 5 वर्ष का शासन जॉन लॉरेंस का है। और इनके शासनकाल में क्या घटनाएं घटी? पहली घटना घटी, भूटान से युद्ध हुआ। भूटान से युद्ध हुआ 1865 में, भूटान को भी ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। अब यहाँ देखिए, बर्मा को भी मिला लिया गया, भूटान को भी मिला लिया गया, कोई बहुत बड़ा क्षेत्र मतलब मिलाया जा रहा है। अब इसके बाद जो यहाँ पर जो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई थे, तो जॉन लॉरेंस के शासनकाल में हाई कोर्ट की स्थापना हुई, 1865 में हुई। एक भारतीय वन विभाग इनके कार्यकाल में बनाया गया और पंजाब में इनको मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। तो अब ये जॉन लॉरेंस के शासनकाल की घटनाएं हैं। अब अगले जो वायसराय हैं हमारे, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1869 से 1872 के बीच में माना जाता है।
तो इनका 3 वर्ष का ही शासनकाल ये रहा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहा। तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने वित्त का विकेंद्रीकरण किया। जो हमारा धन है, जो हमारा फाइनेंस है, उस फाइनेंस को कितना फाइनेंस किस विभाग को देना है, चूँकि उच्च न्यायालयों की स्थापना भी हो चुकी है भारत में, और गवर्नर जनरल के लिए भी धन चाहिए, उच्च न्यायालयों के लिए भी चाहिए, और भी कई महत्वपूर्ण विभाग हैं। PWD बन चुका है, भारतीय वन विभाग बन चुका है। तो ये वित्त का विकेंद्रीकरण, जो वित्त का आवंटन है, उसको डिवाइड किया गया, वित्त को यानी फाइनेंस को। ये एक काफ़ी महीन पॉइंट है और इसको समझ लें। और दूसरा जो है, भारत की जो प्रथम जनगणना है, 1871 में प्रथम जनगणना हुई, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही हुई। सांख्यिकी का सर्वेक्षण का एक आयोजन कराया, एक सांख्यिकी पर एक सर्वेक्षण कराया, उस पर एक आयोजन कराया, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ। और लॉर्ड मेयो भारत के ऐसे वायसराय हैं एकमात्र, यानी 200 वर्षों 1700 लेकर के 1773 से लेकर के 1947 तक लगभग अगर पलासी का जो रॉबर्ट क्लाइव को भी जोड़ दिया जाए तो 200 बरस पूरा नेट 200 बरस में न जाने कितने भारत के गवर्नर जनरल आए, लेकिन लॉर्ड मेयो साहब जो थे वो पहले ऐसे वायसराय थे, या गवर्नर जनरल कह लें, वायसराय ही कहेंगे अब। तो इनकी अंडमान में एक पठान के द्वारा हत्या कर दी गई। ये पहले ऐसे वायसराय थे, यानी 200 बरस से लेकर जो जितने भी हुए गवर्नर जनरल और वायसराय, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनकी हत्या की गई। आइए लॉर्ड लिटिन पे चलते हैं। लॉर्ड लिटिन भारत के वायसराय, इनका कार्यकाल है 1876 से 1880 तक, यानी 4 वर्ष का शासनकाल। इस 4 वर्ष के शासनकाल में क्या उपलब्धियां रहीं, आइए जरा गौर करते हैं। इनका शासनकाल थोड़ा सा सख्त माना जाता है साथियों, क्योंकि भारत में कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही थी, अंग्रेज़ों के विरुद्ध थोड़ी आवाज़ें उठने लगी थी। तो इन्होंने क्या किया कि उन आवाज़ों को दबाने के लिए 1878 में एक वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बनाया। तो समाचार पत्रों पे इसको थोड़ा सा नियंत्रण करना था, इस पे कंट्रोल करना था कि वो बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों के विरुद्ध आग न उगलें। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में आया। इसमें समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया और 1878 में इस शस्त्र अधिनियम भी बनाया गया कि कुछ हथियारबंद गिरोह बन रहे थे जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध थे, तो वो इस तरीके से वो लाइसेंस लें, अनुमति लें लाइसेंस की, किस आधार पे उन्होंने मतलब ये हथियार मतलब इकट्ठे किए, अपने पास रखे। तो एक शस्त्र अधिनियम भी 1878 में बना। और इसके साथ साथ इनके शासनकाल में दूसरा अफ़गान युद्ध 1878 से 1880 तक चला। दूसरा अफ़गान युद्ध इन्हीं के शासनकाल में चला। और सबसे बड़ी जो घटना इनके शासनकाल की है वो महारानी विक्टोरिया ने कैसरे हिंद की उपाधि प्राप्त की, यानी भारत की सम्राज्ञी, भारत की साम्राज्ञी, तो भारत की सम्राट। तो इन्होंने जो है कैसरे हिंद की उपाधि प्राप्त की। और ये इनका शासन लॉर्ड लिटिन का सख्त माना जाता है। इन्होंने एक काम बड़ा गलत किया कि जो सिविल सेवा परीक्षा होती थी, वो सिविल सेवा परीक्षा की उम्र मिनिमम उम्र 21 वर्ष थी। अब आप समझ लीजिए कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लिश में होती थी और इसके लिए ये इंग्लैंड में आयोजित होती थी, और इंग्लिश हमारे देश में कितने लोग जानते थे। तो इनका उद्देश्य यही था कि जो बड़े बड़े पदों पर जो लोग रहें वो अंग्रेज ही रहें। जो बड़े पदों पर जो उत्तरदायित्वपूर्ण जो जिम्मेदारी वाले पद हैं उसमें अंग्रेज रहें। अभी भारतीयों को उतना ठीक नहीं समझ रहे हैं, लेकिन कहने को तो सबके रास्ते खुले, लेकिन ऐसे रास्ते खोलने का क्या मतलब है कि मतलब जो है मिनिमम उम्र 21 वर्ष उसकी रखी गई, उसमें इन्होंने घटा करके उसे 19 वर्ष कर दिया। तो वैसे भी कम थी, भारतीयों के लिए कम थी। उनको तो रिजर्वेशन देना चाहिए था कि भाई आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं, आप इतिहास से भी वाकिफ़ नहीं हैं, तो आपको हम थोड़ी रिलैक्स देते हैं, तो आप भी आइए। लेकिन इनका दरअसल अंग्रेज़ों का ये उद्देश्य ही नहीं था कि बड़े बड़े पदों पर भारतीय आएँ। वो बड़े बड़े पदों पर अपने लोगों को बिठाना चाहते थे। तो इसलिए
उसमें भारतीयों ने भी उसको जब इक्का दुक्का भारतीय भी क्वालिफाई करना शुरू कर दिया तो इन्होंने उसकी उम्र घटा करके 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी। तो ये एक इनके साथ में तोहमत जुड़ी हुई है और ये एक भारतीयों के लिए अच्छी बात नहीं, इन्होंने अच्छा काम नहीं किया, इसलिए इनको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का भी इन्होंने उपयोग किया, बनाया कानून, शस्त्र अधिनियम का बनाया और महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि मिली और इसके साथ सिविल सेवा की उम्र 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी गई। ये इनके शासनकाल के मुख्य घटनाएं और कार्य इन्होंने किए। इसके बाद अगला जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड रिपिन है। अब देखिए लॉर्ड लिटिन वो थे, वो सख्त थे, अब उनके बाद जो भेजे गए वो लॉर्ड रिपिन भेजे गए। ये बहुत अच्छे और बहुत उदारवादी नेचर के व्यक्ति हैं। तो इनका कार्यकाल 1880 से 1884 तक का रहा, यानी 4 बरस का शासनकाल है। आइए 4 बरस के शासनकाल में इनकी उपलब्धियों पर गौर कर लेते हैं। जब ये आए तो इन्होंने 1882 में पहले तो उसको देखा कि वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट है ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। इसके बाद इन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1882 में समाप्त कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, खारिज कर दिया। इसके बाद सिविल सेवा की जो उम्र लॉर्ड लिटिन ने घटा करके 19 वर्ष कर दी गई थी उसको वो पुनः निरस्त करके इन्होंने 21 वर्ष फिर बहाल कर दी, यानी पुनः 21 वर्ष हो गई। इसके बाद जो इनके शासनकाल में पहला कारखाना अधिनियम 1881 में कानून बन करके आया और उस कारखाना के अधिनियम में ये बात कही गई कि इसमें बच्चों को जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको कारखानों में काम नहीं करने दिया जाएगा, उनके बचपन को नहीं खराब किया जाएगा। तो प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में जिसमें बालकों का जो काम करने का जो था वो उसको प्रवेश को बंद कर दिया गया, बाल श्रम को। अब लॉर्ड रिपिन एक बहुत बड़े कारनामे के लिए जाने जाते हैं। ये तो इनकी उपलब्धियां हैं ही हैं, इनके शासनकाल की, उदारतापूर्ण शासन है इनका। लेकिन भारत में जो स्थानीय सुशासन है, ये स्थानीय सुशासन के जन्मदाता माने जाते हैं। 1882 में स्थानीय सुशासन की लॉर्ड रिपिन के द्वारा स्थापना की गई। ये स्थानीय सुशासन के पिता हैं, उसके संस्थापक हैं, उसके जन्मदाता माने जाते हैं। ये इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब इनके शासनकाल में साथियों इल्बर्ट बिल 1883 में आया। इल्बर्ट बिल 1883 में आया और शिक्षा पर हंटर आयोग 1882 में, मतलब यहाँ पर उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। हंटर आयोग यहाँ पर आया भारत में। अभी मैंने पिछले उसमें बताया आपको कि चार्ल्स वुड डिस्पैच आया, अब इसके बाद हंटर आयोग आया। अब ये शिक्षा पर भी हर तरफ, मतलब आधुनिक भारत की बुनियाद पड़ रही है, हर तरफ काम किए जा रहे हैं, हर क्षेत्र में काम किए, पूरा भारत देखिए। इसीलिए मैंने गवर्नर जनरल को उठाया है कि उनके शासनकाल में क्या क्या कार्य किए गए। वास्तव में शासक के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वही भारत की तस्वीर को बदलते हैं कि पीछे लिए जा रहे हैं कि आगे लिए जा रहे हैं, भारत का विकास हो रहा है कि विनाश हो रहा है। इसीलिए मैंने गवर्नर जनरल पर ये वीडियो बनाया है और अभी और गवर्नर जनरल हैं तो और इस पर वीडियो बनाऊंगा। तो ये इससे पता चलता है कि भारत किस दिशा में जा रहा है। तो आप देखिए कि लॉर्ड रिपिन का शासनकाल जो है ये शिक्षा पर पुनः एक हंटर कमीशन का गठन किया गया 1882 में। अब देखिए, अब इसके बाद ये इनकी उपलब्धियां थी। 4 वर्ष के शासनकाल में बहुत कुछ इन्होंने किया। अब देखिए लॉर्ड डफरिन का शासनकाल आता है। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888, 4 वर्ष का इनका भी शासनकाल है। और इनके शासनकाल की जो सबसे खास उपलब्धि है, वैसे तो एक और है, तीसरा बर्मा युद्ध। जो तीसरा बर्मा युद्ध हुआ वो 1885 से 86 तक चला। एक तो ये घटना घटी इनके शासनकाल में। दूसरी जो सबसे बड़ी जिसके लिए जाने जाते हैं, 1885 में कांग्रेस की स्थापना इनके शासनकाल में हुई थी। इस तरीके के क्वेश्चन साथियों आते रहते हैं कि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना, जब कांग्रेस की सीधे डायरेक्ट पूछता है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो साथियों समझ लीजिए, लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल थे। स्थानीय सुशासन का जन्मदाता भारत में कौन है? लॉर्ड रिपिन। अब लॉर्ड रिपिन और लॉर्ड लिटिन में कंफ्यूज मत होना, लॉर्ड रिपिन हैं। लिटिन तो बहुत सख्त थे, उन्होंने कई बंधन लगाए भारतीय लोगों पर। लॉर्ड रिपिन स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लगाया? तो वो लिटिन ने लगाया था।
ये इसीलिए ये उठाया गया है पोर्शन आधुनिक भारत का। इसके बाद देखिए लॉर्ड डफरिन को आपने देखा कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना इनके शासनकाल में हुई। अब और कोई विशेष उपलब्धि नहीं जुड़ी हुई है, यही एक बड़ी उपलब्धि है। अब अगला जो वायसराय है हमारा वो लॉर्ड लैंसडाउन है। लॉर्ड लैंसडाउन है 1888 से 1894 तक, यानी 6 बरस का शासनकाल है। और 6 बरस के शासनकाल में क्या खास बात है, कारखाना अधिनियम 1891 बना, यानी पुनः कारखाना अधिनियम एक कानून बनाया गया 1891। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कारखाना अधिनियम बना था 1881 में, अब 1891 में बना दूसरा। अब इसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन के ही शासनकाल में भारत परिषद अधिनियम 1892 आया। ये ब्रिटेन से कानून बने, ये बहुत बड़े कानून हैं। भारत परिषद अधिनियम 1892, अभी मैंने 1861 का जिक्र किया था। ये इस तरीके के जो भारत शासन अधिनियम जिनको कहा जाता है या भारत परिषद अधिनियम कहा जाता है, ये ब्रिटेन से बन करके आ रहे हैं। इस पर गवर्नर जनरल या वायसराय का इस पर कोई जोर नहीं है। भारत वो जो ब्रिटेन से बन के कानून आएंगे, बहुत बड़े कानून आएंगे, तो वो यहाँ पर भारत का गवर्नर जनरल हो या वायसराय हो, उनको उन कानूनों को भारत में लागू करेगा। गवर्नर जनरल हो या वायसराय हो, ये एक कार्यकारी संस्था है, वो कानूनों को लागू करता है। एक सरकार मानिए, वो समस्त शक्तियां उसके अंडर में हैं, तो वो वहां से कोई कानून आएगा तो उसको लागू करेगा। लागू करने की जिम्मेदारी, जैसे सरकार का काम है कानूनों को लागू करना, तो ये एक सरकार ही है। तो 1892 में भारत शासन अधिनियम इनके कार्यकाल में आया। और डूरंड आयोग, सीमाओं का निर्धारण करने के लिए डूरंड आयोग की स्थापना 1893 में, मतलब इनके लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में साथियों की गई। तो आज का ये वीडियो बस साथियों यहीं तक है। और लैंसडाउन के आगे अब शुरू होते हैं लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन से हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, लॉर्ड कर्जन से मुखातिब होंगे साथियों। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।